तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सीखा था, फिर अपन ने कॉन्सेंट्रिक शेल बारे में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखा था। यहाँ तक अपन ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। पोटेंशियल का पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, उसमें एक दो छोटी छोटी सी बातें बाकी हैं जिसको अपन यूज करेंगे। आज अपन मेनली ना पोटेंशियल का एप्लीकेशन पार्ट सीखेंगे कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने से फायदा क्या हुआ, है ना। तो अपन ने स्टार्टिंग में सीखा था कि पोटेंशियल का क्या यूज होने वाला है, वर्क डन कैलकुलेट करने में, है ना। तो अपन उसी पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे कि वो कहाँ से आता है और अपन आगे चलेंगे। जैसे ध्यान से देखना, एक आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि एक सॉलिड स्फेयर है, क्या है, सॉलिड स्फेयर, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, दिस इज अ सॉलिड स्फेयर। और यहाँ पे एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है स्मॉल आर। मैं आपसे पूछूं फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, या फाइंड इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच की, फाइंड इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, है। तो आप कैसे बताओगे, सिंपल, तो आप कहोगे कि स्फेयर के कारण इसका पोटेंशियल होगा। क्या होगा बेटा, स्फेयर के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, यही होता है। तो क्यू है और उस पॉइंट पे स्फेयर के कारण पोटेंशियल दैट इज के क्यू बाय स्मॉल आर, यही होता है। तो अपना आंसर क्या आ गया, के क्यू क्यू बाय आर। तो मुझे क्या करना था, एक तरह से मुझे सिस्टम की बतानी थी, और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि और फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू। तो अपन क्या करेंगे, क्यू का चार्ज लेंगे और स्फेयर के कारण उसका पोटेंशियल लेंगे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं अभी, ऐसे ही सिंपली सिखा रहा हूँ कि कैसे ही लिखेंगे, है ना। तो जैसे मान लो मैं कह दूंगा कि रिंग है, इस पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ये रिंग है भाई। और यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू रख दिया, ये डिस्टेंस है अपनी √3r। तो मैं पूछूं आपसे फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, आप अगर सोचो ध्यान से तो आप कहोगे कि वापस पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, के, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल क्यू बाई ये डिस्टेंस लेते थे, याद है इसमें, ये डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी 2r, तो के क्यू बाई 2r, ये हो गया पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे माइनस क्यू इंटू के क्यू बाय 2r, तो कितना आ गया, माइनस के क्यू क्यू बाय 2r। ये मैंने उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखी है इस पॉइंट पे, है ना। तो पोटेंशियल का क्या यूज है कि मैं पोटेंशियल को एक तरीके से चार्ज से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ, है ना। ये आगे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि अपन जानते हैं अगर हमसे कभी वर्क डन पूछा जाएगा तो उसको लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर जब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहे होंगे तो ये इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अपने को लिखनी काम आएगी। एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलें। चलिए अगला, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज है।
ये एंगल 90 डिग्री है ना। आपसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू चार्ज, एक छोटा चार्ज कोई प्लस क्यू है, फाइंड वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी। और वर्क डन सिर्फ ऐसे पूछा जाए ना, ऐसे अगर कभी सीधा पूछा जाए फाइंड वर्क डन, तो ये हमेशा एक्सटर्नल का होता है, एक्सटर्नल कितना वर्क करेगा। फाइंड वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके आगे से आप बताओ, है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, मुझसे क्या पूछा गया है कि एक स्मॉल चार्ज प्लस क्यू को ए से बी तक लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं, किस पाथ पे लेके जा रहे हैं, कोई पता नहीं, और इससे कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि वर्क डन सिंपली क्या होता है बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको आप लिखते हैं क्यू, क्योंकि क्यू को लेके जा रहे हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू इंटू, जस्ट अ मिनट, ठीक है। क्यू इंटू फाइनली कहाँ लेके गए थे बेटा, बी पे, तो पोटेंशियल एट बी माइनस इनिशियली कहाँ था, पोटेंशियल एट ए, तो वी बी माइनस वी ए, तो क्यू इंटू वी बी, बी का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल इन दोनों की वजह से होगा। ये डिस्टेंस लिख सकते हैं कितनी, √2 है, ये डिस्टेंस कितनी, √2 है, तो दोनों क्यू से √2 है डिस्टेंस पे है, तो 2 KQ बाय √2 है, मतलब KQ बाय √2 है को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए का पोटेंशियल 2 KQ बाय ए, फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान से देखिए, KQ बाय ए कॉमन आ गया, तो 2KQQ बाय ए, और यहाँ बचा बेटा 1/√2 माइनस 1। ये है अपना वर्क डन का आंसर। आप अगर ध्यान से देखो तो ये चीज जो है वो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म जो है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव है ये, कैसा है ये आंसर, नेगेटिव है। सबको दिख रहा है आंसर नेगेटिव है ना, तो ये आंसर कैसा है, निगेटिव। देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में क्या किया, क्या पूछा गया था और क्या किया, कि फाइंड वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो मैंने क्या कहा कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है उसकी प्लस क्यू की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल के लिए लिखा मैंने Q इंटू वी फाइनल, इनिशियल के लिए लिखा मैंने Q इंटू वी इनिशियल, और फिर मैंने फाइनल इनिशियल का पोटेंशियल लिख दिया। जब B पे था तो दोनों चार्जेस से √2 ए डिस्टेंस पे था, तो पोटेंशियल लिख दिया। जब A पे था तो दोनों चार्जेस से ए डिस्टेंस पे था, तब पोटेंशियल लिख दिया, उनको माइनस कर दिया। ठीक, तो ऐसे तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि इसमें कितना वर्क होगा। यही आपसे पूछता कि भाई इसी ये किसका वर्क है, एक्सटर्नल फोर्स का, फाइंड वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता माइनस इसका, तो इसके आगे एक माइनस लगा देते, तो क्या आ जाता है 2KQQ बाय ए, 1 - 1/√2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, और ये एक्सटर्नल फील्ड का वर्क डन। ठीक, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एक लॉन्ग वायर है, ये आपको बताना है ना, एक लॉन्ग वायर है, लेमडा वाला, प्लस है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक r है, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक 2r है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन इन
moving charge plus q from B to A. Find work done and moving a charge plus q from B to A. बताइए। इनका अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद नहीं है तो कॉपी से देख सकते हो अभी, बट याद होने चाहिए। इसके पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वायर के कारण लिख लिया क्या? अगर मैं बताऊं इसको सॉल्व करके, इसमें ln आता था भैया, है ना। इसमें अगर मैं, अच्छा इसमें कौन हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन लो पोटेंशियल पे होगा? ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा। कहां से कहां ला रहे हैं? बी से ए। तो मैं डेल्टा वी अगर लिखूं, डेल्टा वी स्टैंड्स फॉर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। फाइनल कहाँ है? ए पे। इनिशियल कहाँ है? बी पे। तो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा हूँ, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। डेल्टा वी कैसे डिसाइड किया? कहां से कहां मूव करा रहे हैं? बी से ए। तो ए इज फाइनल, बी इज इनिशियल। तो मैं लिखूंगा डेल्टा बी इज वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी का फॉर्मूला वायर के लिए होता है 2k लेमडा, है ना, ln 2r अपॉन r। सो डेल्टा वी इज 2k लेमडा ln 2। ये आ गया अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस 2k लेमडा ln 2 पॉजिटिव में। और अपने पास अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछेगा तो वो होगा बेटा q डेल्टा v, मतलब आंसर इज 2k लेमडा q ln 2, 2k लेमडा q ln 2। 4 नहीं आएगा बेटा, वो तो 2 ही रहेगा। ln के अंदर का 2 बाहर नहीं आएगा ना। ये बात समझ में आ गई जो मैंने बताई? ये रिजल्ट ध्यान रखना है ना, कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल वैल्यू होती है 2k लेमडा ln r2 अपॉन r1। साइन कैसे देखते हैं? तो हमें ऑलरेडी पता है कि a का पोटेंशियल ज्यादा होगा, b का पोटेंशियल कम होगा। ये a से b लेके गए होते तो नेगेटिव आता है ना। अच्छा ध्यान से देखो, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा कि a से b का पा या b से a का पाथ कैसा है। मैं b से a तक इसको किसी भी पाथ पे लेके आ सकता हूँ, है ना। हो सकता है आपसे ये कहा होता कि इसको यहाँ से सीधा लेके आए, ऐसा लेके आए, ऐसा लेके आए, ऐसा लेके आए, कैसे भी लेके आए। सिर्फ किन पे डिपेंड कर रहा है? फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल पे, है ना। तो ये फायदा है, क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन
पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये फायदा है कि आपको पाथ की इंफॉर्मेशन की नीड नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक बेटा, आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा। मैं 10 सेकेंड दे दे रहा हूँ, यदि ना लिखा हो तो फिर अपन अगला क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, एक चार्ज को यहां से एक सेमी सर्कल पे मूव कराया गया, यहां से यहां तक, है ना? और ये प्लस क्यू है, इसको ए से बी मूव कराया गया, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, ये सेमी सर्कल है। मैं लिखा रहा हूं क्वेश्चन, है ना? ये चार्जेस फिक्स्ड है, plus q is moved on a semicircle from A to B। प्लस q को कहां से कहां मूव कराया गया, सेमी सर्कल पे A से B। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन बताओ। आपका आंसर आपको देना है के क्यू क्यू बाय ए के कोफिशिएंट के फॉर्म। के क्यू क्यू अपॉन ए लिखा होगा तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपको आंसर के फॉर्म में रिपोर्ट करना है। किसी एक ने और आंसर दिया, नहीं क्वेश्चन गलत। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले तो किस चार्ज को लेके जा रहा है ये समझो, प्लस क्यू को, है ना? तो पोटेंशियल होगा किसकी वजह से, प्लस कैपिटल क्यू और माइनस कैपिटल क्यू की वजह से। तो आप लिखोगे बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, ये जिसको लेके जा रहे हैं, इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये क्या है, बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, एंड दिस इज ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, है ना? बी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल प्लस क्यू कारण और माइनस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू। अब मैं पॉइंट बी का पोटेंशियल लिख रहा हूं बेटा, बी की यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए। तो बी की माइनस क्यू वाले से डिस्टेंस, ध्यान से देखो मैं बी का पोटेंशियल यहाँ सेपरेट में लिख रहा हूँ, है ना? पोटेंशियल ऑफ बी, बी का पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस के क्यू अपॉन माइनस क्यू से डिस्टेंस ए। बी का पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू से बी पॉइंट की डिस्टेंस 3 है, तो के क्यू अपॉन 3। So the potential of point B is minus 2 by 3 KQ by A। पोटेंशियल ऑफ ए, ए का पोटेंशियल बेटा ध्यान से देखो, जितनी पॉजिटिव से डिस्टेंस है उतनी ही निगेटिव से डिस्टेंस, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज। तो ए का पोटेंशियल क्या लिखोगे, के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय ए, कितना हो गया, 0। तो बी का पोटेंशियल लिख दिया -2/3 के क्यू बाय ए माइनस ए का पोटेंशियल इज 0, कितना आ गया -2/3 के क्यू क्यू अपॉन ए। ये रहा आंसर, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, -2/3 के क्यू क्यू बाय ए, बस, है ना? आप ध्यान से देखो मैं लिख एक ही बात रहा हूँ, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, उसी में मैं बस वैल्यूज पुट कर रहा हूँ।
ठीक है, जल्दी इसको लिखिए, फिर मैं अगले पार्ट पे चलूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कुछ क्वेश्चन इसके मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे आपको, वहां भी प्रैक्टिस करना। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैसे लिखते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल को लिख के उसको अपन चार्ज से, जिस चार्ज को लेके जा रहे होते हैं उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगला पार्ट जो हम सीखने वाले हैं वो होगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है कि अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही एक्ट कर रहे हो तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। मैकेनिकल मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। कब, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क डन हो रहा हो, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल दूसरा फोर्स वर्क ना करे तब, है ना। तो वैसे तो ये क्वेश्चंस हैं, बट इसको एक अलग से छोटी सी हेडिंग के फॉर्म में ही लिख सकते हो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, if only conservative forces are doing work, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहे हैं, then u initial plus k initial is equal to u final plus k final. Initial kinetic energy plus initial potential energy equal to final kinetic energy plus final potential energy। जो अपन MGH या ग्रेविटेशन के चैप्टर में होते हैं तो वहां अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। यहाँ अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में है तो अपन कौन सी लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो U initial plus K initial equal to U final plus K final. This is the mechanical energy conservation, है ना। कि अगर सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा हो, कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क ना कर रहा हो ऐसे, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। जल्दी से इस बात को लिख लीजिए 10 सेकेंड में, फिर मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, एक चार्ज यहाँ प्लस क्यू है और ये फिक्स्ड है ना, और इसके पास से यहाँ एक प्लस स्मॉल क्यू यहां से इसको रिलीज किया गया है। तो ये दूर जाएगा, ये सबको समझ में आता है। क्यों दूर जाएगा, क्योंकि वो उसको रिपेल करेगा, है ना। तो उसको रिपेल करेगा तो ये प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू तो फिक्स है, प्लस स्मॉल क्यू जो है वो दूर की तरफ जाएगा। कहाँ तक जाएगा, जाता रहेगा इन्फिनिटी तक। बेटा उस पर फोर्स हमेशा दूर की तरफ लगेगा तो वो एक्सेलरेट होगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं फोर्स से सॉल्व करूं कि उसका एक्सेलरेशन निकाल के, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसको एनर्जी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, फाइंड स्पीड ऑफ प्लस क्यू when it reaches at a distance 2r from प्लस क्यू, है ना। अच्छा, इसका मास भी दे रखा है ना, ठीक। तो क्या कहा गया है कि इसको r डिस्टेंस से रिलीज किया।
r डिस्टेंस से रिलीज किया तो जब बेटा ये यहाँ से 2r डिस्टेंस पे पहुंच जाए, है ना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाए 2r, तो इस प्लस क्यू चार्ज की स्पीड क्या होगी, स्पीड कुछ ना कुछ होगी, ये हमें सबको पता है, क्योंकि उस पर रिपेल कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा तो उस पर फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगी। बट मैंने क्या कहा, इसको अगर आप काइनेमेटिक्स से या फोर्स से करने बैठोगे तो आप फंस जाओगे, है ना। क्या इस सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क हो रहा है, तो आंसर है हाँ। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगले क्वेश्चन में कहीं कहीं काम आएगी। इस क्वेश्चन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। तो एक तो इन चार्जों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मानते हो क्या, जो कंजर्वेटिव है, जो कंजर्वेटिव, क्या बोला मैंने, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव है, और दूसरा एक फोर्स जिसने प्लस क्यू को फिक्स कर रखा है। इस प्लस क्यू को फिक्स करने वाला भी एक फोर्स है, क्योंकि बेटा अगर वो नहीं होता तो सोचो ये भी फ्री होता और ये भी फ्री होता, तो ये भी इधर चल देता। तो एक कोई एक्सटर्नल फोर्स है जिसने इसको फिक्स कर रखा है, तो ये भी एक फोर्स है जिसके बारे में कुछ नहीं पता है कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन इसका वर्क डन जीरो, इसका वर्क डन जीरो है। तो सिस्टम में वर्क सिर्फ कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। देखो मैंने क्या लिखा था, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क। यहाँ पे एक दूसरा फोर्स प्रेजेंट तो है, कौन सा, जो इस सपोर्ट पे लग रहा होगा, लेकिन उसका वर्क जीरो है। सो वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब यूज करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हों। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि एक तो फोर्स है दोनों चार्ज के बीच का, दूसरा फोर्स है ये जिसने उसको बांध रखा है ना, लेकिन ये बांध रखा है तो इसका वर्क डन जीरो है, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो इसका वर्क डन कितना है, जीरो, जिसने इसको फिक्स कर रखा है। तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस यूज हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि सिस्टम का की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बट देयर इज देन अनदर फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। क्यों काम आएगी, क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नहीं, अच्छा ऐसा दिख भी रहा है कंजर्व नहीं रहेगा। देखो ध्यान से, ये तो हमेशा रुका हुआ है ना, ये यहाँ रुका हुआ है, तो इसका मोमेंटम जीरो, और अब ये कहीं v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मोमेंटम है ना, तो क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, नहीं। क्यों नहीं कंजर्व है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। दो प्रिंसिपल, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन तब एप्लीकेबल होता है जब एक्सटर्नल फोर्स हो ही ना, क्या बोला मैंने, मोमेंटम कंजर्वेशन तब एप्लीकेबल होता है जब एक्सटर्नल फोर्स हो ही ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब यूज कर सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो हो। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज एक्सटर्नल फोर्स और करने की जरूरत भी नहीं है। बट वी कैन यूज एनर्जी कंजर्वेशन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो है। मैंने ये कहानी जो सुनाई वो आपको समझ में आई क्या, सच बताना। मैंने जो कहानी सुनाई वो समझ में आई क्या। अभी आपने मैकेनिक्स पूरी बहुत ढंग से सीखी नहीं है, कि मैकेनिक्स में जाओगे तो ये चीज काम आती है वहां पे, बट मैंने इसलिए आपको यहाँ बता दिया क्योंकि आपको भी उसका आइडिया नहीं है ना। वहां पे एक फोर्स आ रहा है, वी ओ जीरो क्यों है, कौन सा वी ओ बेटा, इस पे वर्क डन, इस पे वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में क्या लिख के रखा है, ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो उस फोर्स का वर्क डन जीरो। बात समझ आई, ये फिक्स्ड है, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन, उस फोर्स का वर्क डन जीरो।
चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ध्यान से देखना, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, बस टर्म्स की वैल्यू रखनी है। U इनिशियल, इनिशियली ये दोनों कितने डिस्टेंस पे थे, R डिस्टेंस पे, क्या लिखूंगा, K Q बाय R प्लस K इनिशियल रिलीज किया गया था 0 इक्वल टू U फाइनल, कितनी डिस्टेंस पे पहुंच गए, 2R डिस्टेंस पे, K Q बाय 2R, K फाइनल हाफ mv²। हो गया सॉल्व। कितना आ रहा है, हाफ mv² इक्वल टू, माइनस करेंगे उसको, सो इट इज K Q बाय 2R, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है K Q अपॉन mr इस पूरे का अंडर रूट, ये आ गई स्पीड, K Q अपॉन mr इस पूरे का अंडर रूट। दिस इज द फाइनल स्पीड जब ये 2R डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सुनना एक बात, ये प्लस क्यू कहां तक जाएगा, तो आपको अगर सर ये जाता रहेगा यहां से कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो मैं पूछूं कि अच्छा ऐसा करो, एक और क्वेश्चन ऐसे ओरली बता दो कि जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो आपको सर अभी बताते हैं। ये टर्म सेम रहेगी, ये टर्म सेम रहेगी, है ना। यू फाइनल जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। अगर मैं कहूँ कि फाइनली ये प्लस क्यू इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो ये टर्म क्या आएगी, जीरो। तो के क्यू बाय आर प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस हाफ mv², तो वहां से v की वैल्यू आ जाती, इसके अंदर एक 2 और आ जाता है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जब ये चार इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या बहुत लार्ज डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसको कहां से बताएंगे, यहीं से अपन के u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 20 सेकंड जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने कहीं शायद किया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में, ना किया हो तो एक्चुअली ये क्वेश्चन यही करते हैं, है ना। एक ये प्लस Ze है ना, ये एक हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस, इस पे चार्ज कितना है, प्लस Ze, Z इसका एटॉमिक नंबर है। इसको ऐसा ज्वाइन करने वाली लाइन पे बहुत दूर से, यहां से एक अल्फा पार्टिकल को इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया v स्पीड से, है ना, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस विथ स्पीड v फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, है ना, लार्ज डिस्टेंस से अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। लार्ज डिस्टेंस मतलब ये ऑलमोस्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, है ना। अल्फा पार्टिकल आप लोग जानते ही हो, तो आपसे तो क्या होगा, ये जैसे से पास आएगा इस पे रिपेल, इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ आर मिनिमम, है ना, आर मिनिमम कहाँ होगा, जहां पे स्पीड जीरो हो जाएगी। तो आपसे कहते हैं फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल की मिनिमम डिस्टेंस बताओ। अल्फा पार्टिकल आप सब लोग जानते होंगे आई थिंक, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, +2e, और इसका मास होता है
4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। तो अपने को इस टर्म में मास लेना है 4 mp, है ना। mp मतलब वैल्यूज नहीं रखनी है, 4 mp, है ना। +2e चार्ज होता है इसका और 4 mp मास होता है। सॉल्व कीजिए इसको सब लोग, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में, सब लोग सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर मैच कर लेंगे। आंसर रहने दो, मैं लिखूंगा, मैच कर लेंगे। U initial plus K initial equal to U final plus K final, है। This is mechanical energy conservation. Initial potential energy दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, उसका मास 4 mp इंटू उसकी स्पीड v²। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली वो कितनी डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, r डिस्टेंस पे मान लेते हैं, तो k q1 एक है ze इंटू q2 एक है 2e, दोनों प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, k q1 q2 अपॉन r plus final kinetic energy is 0. This is charge of nucleus. This is charge of alpha particle. So half m 4 mpv square equal to k q1 q2 upon r. ये कितना बचा, 2 mpv square is equal to 2 kze square upon r, है ना। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और r की वैल्यू आ गई kze square अपॉन mp इंटू वी स्क्वायर। ये आंसर है, kze स्क्वायर अपॉन mp v स्क्वायर, दिस इज द आंसर, है ना। आप चाहो तो k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mp v स्क्वायर, एक ही बात है ना। कितने लोगों का आंसर सही आ गया था, गुड। सौम्या का आंसर सही था, कुणाल, रवि, गुड, बहुत अच्छे। कुछ भी सर नहीं। हाँ सर लेकिन एक डाउट था कि जैसे वो अल्फा पार्टिकल को लाए तो उस पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क भी तो होगा, बेटा, मैंने क्या कहा था वेलोसिटी। क्वेश्चन में, क्या कहा था, अल्फा पार्टिकल को उसके पास प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया, मतलब उसको फेंक दिया ना, उसके बाद की बात कर। अल्फा पार्टिकल को मैंने कहीं दूर से अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, तो वो जो एक्सटर्नल का वर्क था उसी ने उसको तो वी स्पीड दी थी, उसके बाद की कहानी होती है, उसके पहले की नहीं होती है। मैंने उसको वी स्पीड दे दी, उसके बाद अब उसको टच नहीं कर रहे ना, तो उसकी उसी एक्सटर्नल एजेंट ने ही उसको वी स्पीड दी थी, है ना। बट उसके वर्क को यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके वर्क को हाफ एम वी स्क्वायर लिख लिया अपन ने। तो अपन जब उसको वी स्पीड दे दी है तब से लेके रुकने तक की कहानी को डिस्कस कर रहे हैं, वी स्पीड कैसे दी इसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब उसको फेंक दिया वहां से, जैसे अपन एक बॉल को जमीन से ऊपर फेंक देते हैं, है ना, वैसे उसको फेंक दिया, तो बॉल की फेंकने की प्रोसेस पे नहीं जा रहे हैं, बॉल को फेंक दिया, उसके बाद वो ऊपर जाके नीचे आ रही है, इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। यस। और कुछ, चलो। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था कि एक पार्टिकल फिक्स था और एक पार्टिकल मूव कर रहा था, है ना। तो अपन ने ये देखा कि जो फिक्स पार्टिकल है, ये यहाँ पे मैंने हेवी न्यूक्लियस लिया था तो ये फिक्स मानते हैं इसको। जो फिक्स पार्टिकल है उस पर एक फोर्स लग रहा था सॉर्ट ऑफ, जो उसको रोक कर रख रहा था, और जो मूविंग पार्टिकल है वो मूव कर रहा था और हमने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया। अगले टाइप का एक इसमें क्वेश्चन आता है, जिसमें मान लो मैं कहता हूं दोनों फ्री है ना। ये मान लो प्लस क्यू है, ये मान लो
प्लस 2q है। इसका मास भी मान लो m है, इसका मास भी मान लो m है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस है r, है ना। कहा गया है बोथ चार्जेस आर रिलीज, मैं बताऊंगा ये, है ना। बोथ चार्जेस आर रिलीज्ड एट अ डिस्टेंस r। जब ये r डिस्टेंस पे थे तो दोनों चार्जेस को रिलीज किया गया। फाइंड, इसको 1 कह रहा हूं, इसको 2 कह रहा हूं, है ना। फाइंड देयर स्पीड्स when they are at a distance 2r, है ना। जब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए 2r, तब इनकी दोनों की स्पीड बतानी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक बात तो फिक्स है कि एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, है ना। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। और मैं कहता हूं कि यहाँ तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं। क्यों? जैसे ही मैंने इस दोनों को रिलीज कर दिया, अब बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे भी नहीं है और एक्सटर्नल फोर्स इस पे भी नहीं है, दोनों फ्री टू मूव हैं, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज कर सकता हूं और एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकता हूं। अब ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि जब ये 2r डिस्टेंस पे पहुंच गए, रिपेल होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसकी स्पीड इधर v1 है और इसकी स्पीड इधर v2 थी, है ना। इसका मास m है, इसका मास भी m है। मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कहता है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहेगा? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 था क्योंकि दोनों रुके हुए थे, बोथ वर एट रेस्ट। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? 0। तो ये प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। तो mv2 माइनस mv1, तो यहां से आ जाएगा v1 इक्वल टू v2। अच्छा, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली भी सोच सकते हो। सिस्टम का मोमेंटम 0 होना चाहिए, 0 होने के लिए इन दोनों के मोमेंटम मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होने चाहिए। डायरेक्शन में ऑपोजिट है तो साफ साफ दिख रहा है। मैग्नीट्यूड में इक्वल कब होगा? जब mv1 इक्वल टू mv2। तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन आई कैन से v1 इज इक्वल टू v2। तो दोनों की स्पीड इक्वल आएगी इस केस में। क्यों इक्वल है बेटा? याद रखना, क्योंकि मास इक्वल है। कल को मास इक्वल नहीं हुए तो इनकी स्पीड इक्वल नहीं होगी। सो v1 इज इक्वल टू v2। बस अब दूसरा एनर्जी यूज कर लो। एनर्जी u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। u इनिशियल पहले कितनी डिस्टेंस पे थे? r, बाद में कितनी डिस्टेंस पे हो गए? 2r। सो इट इज, और चार्जेस कितने कितने हैं? q और 2q। तो k q 2q by r plus k initial is 0, u final k q 2q by डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से, हाफ एम वी स्क्वायर, एक की और ऐसे दो पार्टिकल है तो इंटू 2। इसको सॉल्व कर लो, ये इधर आके 2 में से 2 गया तो यहां से आ गया अपने पास एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से v की स्पीड आ गई के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर का अंडर रूट, है ना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज यूज करी अपन ने, मोमेंटम कंजर्वेशन। और क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही दोनों को रिलीज किया गया, दोनों फ्री टू मूव है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। सो वी कैन यूज मोमेंटम कंजर्वेशन। उसको यूज करके दोनों की स्पीड इक्वल आई। दोनों की स्पीड इक्वल इसलिए आई क्योंकि दोनों के मास इक्वल थे। m1 v1 इक्वल टू m2 v2। m1 m2 इक्वल थे तो v1 v2 भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए। ऐसा क्वेश्चन अभी तो अपन ने पॉइंट चार्जेस के लिए किया है ना, कल को एक चार्ज और एक बॉडी के लिए भी हो सकता है ना। जैसे
मान लो तुमसे कहा जाए कि रिंग है ना, एक रिंग है, फिक्स्ड है, चार्ज Q और रेडियस R वाली, ठीक, प्लस Q चार्ज है ना। इस पे यहाँ ना, यहाँ से एक प्लस Q को इधर की तरफ V वेलोसिटी दी गई, कितनी डिस्टेंस से, √3r डिस्टेंस। क्या है, एक फिक्स्ड रिंग है, उसकी एक्सिस पे √3r डिस्टेंस पे एक प्लस Q चार्ज को V वेलोसिटी दी गई। तो आपसे कहते हैं फाइंड V मिनिमम for which plus Q can reach the center of the ring। ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए इसकी कि ये इसके सेंटर तक पहुंच जाए। सोच के देखो, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा। अगर मैंने एक पार्टिकुलर एनर्जी या पार्टिकुलर स्पीड से कम दी तो वो सेंटर से पहले ये यहाँ तक पहुंचेगा और घूम जाएगा। अगर ये सेंटर को क्रॉस कर गया या सेंटर पे जस्ट पहुंच गया तो फिर ये जैसे इस तरफ आएगा तो फिर ये आगे इसको फिर से धक्का दे देगा ना, रिपल्सिव फोर्स है। तो एक तरह से मुझे इसको सेंटर को क्रॉस करवाना है ना, तो सेंटर तक पहुंचाना है, जस्ट सेंटर तक पहुंच जाए, मतलब सेंटर पे पहुंच के स्पीड क्या हो जाए इसकी, 0। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। प्लस Q था ना, हाँ इसका मास m है। देखो इनिशियली यहाँ है, फाइनली यहाँ है, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, ठीक। यहाँ पे स्पीड कुछ v है और मैं कह रहा हूँ जस्ट यहाँ पहुंच जाए, तो यहाँ पहुंच के इसकी स्पीड क्या हो सकती है, 0। जस्ट वहां रीच करे, जहां तक मुझे पहुंचाना है जस्ट वहां तक रीच करवा दो। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k। u इनिशियल, अब देखो मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब मैं इसको पोटेंशियल की टर्म में लिख सकता हूँ, है ना। तो q इंटू इनिशियल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, √3r। ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, है ना, ये डिस्टेंस 2r आएगी। तो इनिशियल पोटेंशियल KQ/2r प्लस के इनिशियल हाफ mv²। ये देखो मैंने सिर्फ ये सिखाना था मुझे कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल के टर्म में लिखा। u फाइनल सेंटर पे पहुंच गया, सेंटर पे पोटेंशियल होता है KQ/r प्लस 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पे चार्ज इनटू रिंग के कारण सेंटर पे पोटेंशियल, 0। हो गया क्वेश्चन, कितना हुआ, हाफ mv² इक्वल टू KQQ/r में से KQQ/2r माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, KQQ/2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से v का आंसर आएगा √KQQ/mr। दिस इज द आंसर, है ना। कंसेप्ट वही यूज हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और मैं साथ साथ और क्या कह रहा हूँ कि अपन पोटेंशियल एनर्जी को सीधा पॉइंट चार्ज सिस्टम हो तो सीधा लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं उसे पोटेंशियल की हेल्प से लिख सकता हूँ। चलिए, तो अपना अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन E and V और इलेक्ट्रिक फील्ड as the gradient of V, है ना। और यहाँ पे निगेटिव ग्रेडियंट होता है, बताता हूँ मतलब अभी टॉपिक है ना। हम एक चीज तो जानते हैं कि अपन ने जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था डेल्टा V, उसको अपन ने क्या लिखा था, माइनस E.dr।
है ना, इनिशियल से फाइनल। तो अगर मैं छोटे के टर्म में लिखूं, स्मॉल वी डीवी के टर्म में, तो आप लिख सकते हो कि डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना। अगर मैं स्मॉल चेंज की टर्म में लिखूं तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे, माइनस ई डॉट डी आर, है ना। अगर ई और डी आर, है ना, पैरेलल वेक्टर्स हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along r वेक्टर के along ही है, तो आप यहां से देखोगे कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू, ये देखो डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, E इंटू डी आर, ये बचेगा माइनस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन r के साथ हो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ, माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये उस ग्रेडियंट की बात है। ग्रेडियंट मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। तो डीवी अपॉन डी आर इज, ये जो डीवी अपॉन डी आर है ना, ये क्या है, पोटेंशियल का चेंज आर के साथ, है ना। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ आर, ये तो कहते हैं ग्रेडियंट। इसी टर्म को ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विथ आर, है ना। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक field is negative gradient of, electric field is negative gradient of electric potential। gradient क्या है ये आप समझ रहे हो, उसका रेट ऑफ चेंज। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो ई को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस डीवी अपॉन डी आर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के लॉन्ग है। मैं आगे भी एक साथ पढ़ा दे रहा हूँ, फिर अपन एक साथ नोट कर लेंगे, है ना। अब सुनना ध्यान से, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ एक्स, अगर x के साथ वेरी करती है तो अपन लिखते हैं यहां से ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y के साथ वेरी करती है तो अपन लिखते हैं y वाली फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी वाई। ये सब एक एक के साथ वेरी करे तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड z के साथ वेरी करती है तो लिखते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी जेड, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, तो यहाँ आई कैप, ये j कैप और ये k कैप, मतलब जो x के साथ वेरी कर रही हो उसके लिए इसको x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, y के साथ वेरी कर रही हो y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, z के साथ वेरी कर रही हो तो z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो कहते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विथ x, y एंड z, तीनों के साथ वेरी कर रही हो तो बेटा इसको लिखते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू, तीनों को एक साथ, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स को लिखेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। इस टर्म को कॉमन निकालोगे ना तो माइनस, एक वेक्टर ऐसा लिखा जाता है, ये बस लिखने का तरीका है, अपने काम नहीं आता। डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप और साथ में वी। देखो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों से माइनस बाहर निकाल लिया और ये वी बाहर निकाल लिया, तो ये पूरा का पूरा ये बचा, ये पोटेंशियल लिखा हुआ है, ये माइनस का साइन है। ये जो है ना, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी है बेटा, इसको ऐसा लिखते हैं, ये एक ऑपरेटर होता है मैथ्स में, है ना। ये एक वेक्टर है, इसको से लिखा जाता है ना, नेबुला ऑपरेटर बोलते हैं इसको।
बस ये अपने को जानना है कि ऐसा लिखा जाता है, यही वो बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, इसको नेबुला ऑपरेटर बोलते हैं। दिस इज नेबुला, है ना, नाम है, ऑपरेटर अपने काम का नहीं है। अपने को बस ये जानना है कि ये इसके इक्वल है। ये किसके इक्वल होता है? डेल अपॉन, ये एक वेक्टर है, डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्स के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ देखो, पोटेंशियल को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। वाई के साथ करते हैं तो वाई कंपोनेंट, जेड के साथ करते हैं तो जेड कंपोनेंट। और तीनों में एक माइनस साइन होता है क्योंकि माइनस साइन यहीं से आ रहा था, है ना। तो ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन क्या होता है, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें आपको फील्ड का फंक्शन दिया था और आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता था। अब आपको पोटेंशियल का फंक्शन दिया होगा और आपसे कहा जाए उसके लिए फील्ड कैलकुलेट कीजिए, तो उसी को ऐसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और लेके आते हैं। पहले आप इसको लिख लो, इसके क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा कैसे करते हैं। इस चीज से परेशान मत होना, ये सिर्फ सिंबल है ना, जैसे डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई डी एक्स होता है ना, वैसे ये 3D का सिंबल होता है, 3D में इस ऑपरेटर को लिखने का। इसका मतलब ये है ना, कि अपने को इसको v को x y और z की टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। लिखिए इसको।